गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 11 में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। तो आज इसका संक्षिप्त नाम हम जानते हैं कि इसे संक्षिप्त में इंग्लिश में BA कहते हैं। BA यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका अंग्रेजी नाम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे संक्षिप्त में BA कहते हैं। तो वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में मैंने आपको पिछले वीडियो में जितने भी आपके ये जो चैप्टर दिए गए हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी मैंने आपको दी थी कि किन किन बातों का समावेश होगा, कौन कौन से हमको पॉइंट पढ़ने के लिए आएंगे, किन चीज़ों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आज जो आपका पहला चैप्टर है धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, इसके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना दिया है आपकी किताब में। प्रस्तावना में दो बातों पर ध्यान दिया गया है, एक है आर्थिक प्रवृत्ति और दूसरी है अनार्थिक प्रवृत्ति। हमें पता है कि अब के समय में जो भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो कहाँ से प्राप्त करेगा? तो उसके लिए वो कार्य करता है जिससे कि वो धन उपार्जन कर सके, यानी कि पूंजी प्राप्त कर सके। तो जिसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो कुछ पाने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है, तो वो आर्थिक प्रवृत्ति कही जाती है। वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो आर्थिक प्रवृत्ति कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपकी किताब में लिखा है कि शहर या गांव में कुम्हार होता है, लोहार होता है, बुनकर होता है, मोची है। ये सब के सब आर्थिक प्रवृत्ति करके आर्थिक लाभ या फिर वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करते हैं, यानी कि पूंजी प्राप्त करते हैं। या तो अपनी वस्तु दे करके वस्तु या सेवा प्राप्त करेंगे, या फिर अपनी वस्तु या सेवा दे करके उसके बदले में धन प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से लिखा है कि शहर में छोटे बड़े कारखाने होते हैं, उसमें हजारों श्रमिक होते हैं, यानी कि मजदूर होते हैं, जो कार्य करते हैं और रोजगारी प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें किस प्रकार की हैं? आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है, जिसका उद्देश्य है आय प्राप्त करना। आर्थिक प्रवृत्ति क्यों की जाती है? आय प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण आर्थिक प्रवृत्ति हर एक मनुष्य के लिए अब अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य का मतलब कि जरूरी हो गया है। साथ में आपकी किताब में और भी आर्थिक प्रवृत्ति के उदाहरण लिखे हुए हैं कि जो कृषक है, यानी कि किसान है, वो अनाज का उत्पादन करता है। क्यों करता है? उसे बेच करके वो आय प्राप्त करेगा। मुवक्किल की ओर से केस लड़ करके वकील है वो फीस प्राप्त करता है। वकील जो भी अपने क्लाइंट होते हैं उनका केस लड़ता है, जिसे मुवक्किल कहा जाता है, और उसके बदले में वो क्या प्राप्त करता है? फीस प्राप्त करता है। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की है? इसके बदले में वित्तीय प्रतिफल या फिर लाभ या फिर आय प्राप्त की जाती है। तो ये तमाम प्रवृत्तियाँ आर्थिक प्रवृत्ति कही जाती है। कुछ प्रवृत्तियाँ इस प्रकार की होती है जो किसी भी लाभ के या फिर वित्तीय प्रतिफल के उद्देश्य के बिना की जाती है। उसमें व्यक्ति को कोई भी लाभ या आय नहीं चाहिए होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनार्थिक प्रवृत्ति। जैसे है कि समाज सेवक कोई है, वो समाज में सेवा प्रदान कर रहा है, कोई संस्था में कार्य कर रहा है, गरीबों के लिए कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसे उसके बदले में न कोई आय चाहिए, न कोई वित्तीय प्रतिफल चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा करना। तो ऐसी प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? अनार्थिक प्रवृत्ति। तो आपके प्रस्तावना में आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति ये दो टॉपिक को समझाया है। अब उसे विस्तृत रूप में समझेंगे कि आर्थिक प्रवृत्ति क्या है, अनार्थिक प्रवृत्ति क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसे आज समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति में सबसे पहले आर्थिक प्रवृत्ति का अर्थ लिखा हुआ है, जो आपको ऐसे के ऐसे ही याद करना होगा। तो आर्थिक प्रवृत्ति है, उसका अर्थ लिखा है कि आर्थिक लाभ या वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति, अर्थात आर्थिक प्रवृत्ति। तो जिसमें आर्थिक लाभ प्राप्त करना है या फिर वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करना है, इन दोनों के उद्देश्य से जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी प्रवृत्ति की जाती है, वो आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है।
साथ में जीवन यापन करने के लिए मानव को आर्थिक प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अगर मनुष्य को अपना जीवन सुखकारी रूप से व्यतीत करना है, उसे सारी वस्तुएं चाहिए, सारी सेवाएं चाहिए, तो उसके लिए उसे आर्थिक प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है। आर्थिक प्रवृत्ति करेगा तो उसे वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होगा या फिर लाभ प्राप्त होगा, जिससे धन प्राप्त करके मानव अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट कर सकता है। इसलिए जितने भी मनुष्य होते हैं सभी आर्थिक प्रवृत्ति करते ही हैं। यहाँ आपके उदाहरण दिया हुआ है कि कोई भी किसान है, वो अनाज का उत्पादन करके समाज के विभिन्न वर्ग की आवश्यकताएं संतुष्ट करके उससे आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करता है। किसान अनाज का उत्पादन करता है, उससे जो समाज के या देश के जितने भी लोग हैं उन्हें अनाज प्राप्त होता है, और उसके बदले में किसान को क्या प्राप्त होता है, तो उसे प्रतिफल यानी कि आय प्राप्त होती है। तो ये आर्थिक प्रवृत्ति होती है। उसके बाद अगली चीज़ आती है, जो पॉइंट है वो है अनार्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति का अर्थ आपकी किताब में दिया है कि अनार्थिक प्रवृत्तियों का उद्देश्य वित्तीय प्रतिफल या फिर आर्थिक आय प्राप्त करना नहीं होता है, कि किसी भी आय के उद्देश्य के बिना जो कार्य किया जाता है वो अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाता है। साथ में लिखा है कि समाज में कितने व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि जो किसी भी आर्थिक आय प्राप्त करने के बिना ही कार्य करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं होता, वो आय की अपेक्षा नहीं रखते हैं कि अगर मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे ऐसा लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार की आय प्राप्त होनी चाहिए। वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है आपकी किताब में कि समाज सेवक के द्वारा की जाने वाली समाज सेवा की प्रवृत्ति, अनार्थिक प्रवृत्ति के उदाहरण दिए हैं कि कोई भी समाज सेवक है, उसके द्वारा जो भी समाज सेवा की जाती है वो अनार्थिक प्रवृत्ति कहलाती है। क्योंकि वो समाज सेवा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे किसी भी आय या फिर लाभ की अपेक्षा नहीं होती है। साथ में दूसरा उदाहरण दिया है कि माता द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करने की प्रवृत्ति। कोई भी माता है तो वो अपने बच्चों को क्यों पालती पोषती है, क्यों उनका ध्यान रखती है, क्यों उनको खिलाती पिलाती है, तो वो उसमें उनकी ममता की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। वो किसी प्रतिफल या फिर किसी आय के उद्देश्य से नहीं करती हैं। प्रेम भावना से प्रेरित होकर के, ममता की भावना से प्रेरित होकर के, लगाव की भावना से प्रेरित होकर के वो ये कार्य करती हैं। उसी प्रकार से सांप्रदायिक एकता के लिए प्रचार करने वाले कार्यकर्ता की प्रवृत्ति। भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ितों को राहत शिविर में सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं की प्रवृत्तियाँ। तो ये सारी प्रवृत्तियों के उदाहरण दिए हुए हैं कि अनार्थिक प्रवृत्ति किस प्रकार की हो सकती है। विभिन्न प्रकार की हो सकती है, किसी भी को भी सेवा देना, किसी को भी सेवा प्रदान करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचना, मुफ्त सेवाएं प्रदान करना। उदाहरण के तौर पे लिखा है कि कहीं भूकंप आया हो, सुनामी आई हो, तो वहाँ पर जो भी पीड़ित हैं उनको सेवाएं प्रदान करना, खाने पीने की चीज़ें प्रदान करना, कपड़े देना, उनके लिए टेंट वगैरह लगा के देना। तो इसलिए नहीं किया जाता है कि उनसे फिर आय प्राप्त हो, ये एक सेवा की भावना होती है, देश सेवा की भावना होती है। तो इस प्रकार जो अनार्थिक प्रवृत्ति है उसके प्रेरक बल, यानी कि अनार्थिक प्रवृत्ति करने के पीछे किस प्रकार का उद्देश्य होता है, तो देश सेवा है। देश सेवा से प्रेरित होकर के व्यक्ति अनार्थिक प्रवृत्ति करता है, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार है, लगाव है। साथ में है समाज सेवा है, लगाव है, प्रेम है, मानव के जीवन में होने वाला परिवर्तन होता है। ये चीज़ें हैं कि जो अनार्थिक प्रवृत्ति के प्रेरक बल कहलाते हैं। इनसे प्रेरित हो करके व्यक्ति अनार्थिक प्रवृत्ति करता है। तो यहाँ आपका आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति टॉपिक पूरा होता है। उसके बाद आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच में अंतर को हम समझेंगे। तो यहाँ आपकी किताब में ये कोष्ठक दिया हुआ है, इसमें आपके मुद्दे दिए हुए हैं, अंतर के आधार दिए हुए हैं। तो सबसे पहला आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य में आर्थिक प्रवृत्ति करने का उद्देश्य क्या होता है, अनार्थिक प्रवृत्ति करने का उद्देश्य क्या होता है। तो हमने देखा है कि आर्थिक प्रवृत्ति करने का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना, और अनार्थिक प्रवृत्ति का करने का उद्देश्य क्या होता है, उसके प्रेरक बल क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि देश सेवा है, समाज सेवा है, मानव सेवा है, लगाव है, प्रेम है, ये अनार्थिक प्रवृत्ति के उद्देश्य हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है अपेक्षा।
तो आर्थिक प्रवृत्ति किस अपेक्षा से की जाती है? तो वो लाभ, वेतन, फीस और महत्तम संपत्ति अर्जन की अपेक्षा से की जाती है। कि जो भी आर्थिक प्रवृत्ति है वो क्यों की जाती है? तो व्यक्ति को लाभ कमाना होता है, वेतन प्राप्त करना होता है, फीस प्राप्त करनी होती है। इन तीनों के अलावा महत्तम संपत्ति अर्जन, यानी कि व्यक्ति है उसे अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त करनी होती है कि ज़मीन खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, संपत्ति बढ़ानी है। तो इस उद्देश्य से या इस अपेक्षा से आर्थिक प्रवृत्ति की जाती है। अनार्थिक प्रवृत्ति क्यों करते हैं? तो देश सेवा, समाज सेवा की अपेक्षा से की जाती है। उसके बाद आता है प्रकार। आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आगे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धंधा, व्यवसाय और रोजगार मुख्य इसके आर्थिक प्रवृत्ति के 3 प्रकार हैं और इन तीनों के बारे में हम आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और अनार्थिक प्रवृत्ति के कोई भी प्रकार नहीं होते हैं क्योंकि ये किसी भी अपेक्षा से की नहीं जाती है। उसके बाद है जोखिम और अनिश्चितता। तो आर्थिक प्रवृत्ति लाभ के उद्देश्य से की जाती है, आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। तो उसमें जोखिम भी होता है और अनिश्चितता भी होती है। जोखिम कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हमें नुकसान हो गया तो, अनिश्चितता हमने जो कार्य किया है अगर उसके बदले में हमें वेतन नहीं मिला या फिर लेट मिल रहा है तो अनिश्चित होता है। लेकिन अनार्थिक प्रवृत्ति में इस प्रकार का जोखिम और अनिश्चितता नहीं होती है क्योंकि ये किसी भी लाभ के उद्देश्य से या फिर आय के उद्देश्य से नहीं की जाती है। तो आज हम आर्थिक प्रवृत्ति, अनार्थिक प्रवृत्ति और फिर इन दोनों के बीच में अंतर, इतना हमने आज जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद आर्थिक प्रवृत्ति के जो प्रकार, जो धंधा, व्यवसाय, रोजगार है, इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।